शहर की हवा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। नवीन को उसके पिता सुबह 4 बजे उठा रहे थे। बेटा उठ जा, खेत पर चलना है। नवीन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, पिताजी अभी जाकर क्या करेंगे, अभी तो दिन भी नहीं निकला है। वहाँ क्या नजर आएगा। नवीन के पिता मोहनलाल जी ने कहा, बेटा यही सही समय है खेत में काम करने का, दोपहर को सो लेना। गुस्से में आकर नवीन उठा और पिता के साथ खेत पर पहुंच गया। दोनों बाप बेटे अपने खेत पर काम करने में जुट गए। नवीन को खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, लेकिन मोहनलाल जी चाहते थे कि उनका बेटा खेती करे। शहर का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। सूरज सर पर चढ़ आया था। तेज गर्मी से बुरा हाल था। दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते हैं। अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटेंगे। रास्ते में एक दुकान के बाहर मोहनलाल जी के पुराने दोस्त रोशन जी मिल गए। उन्हें देखते ही मोहनलाल ने कहा, रोशन यहाँ दुकान पर बैठकर क्या कर रहा है। रोशन ने कहा, बस कुछ सामान लेने आया था। तू सुना खेत से आ रहा है क्या। नवीन ने रोशन जी के पैर छुए तो वो बोले, लगता है बेटे को खेती सिखा रहा है। इसे यहीं गांव में रखने का विचार है क्या। अरे इसे पढ़ने दे, फिर शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर मोहनलाल जी ने कहा, अरे क्या रखा है, शहर में पैसों के पीछे पागल हैं लोग। वैसे तू सामान लेने क्यों आया, आज क्या घर में दावत है। रोशन जी ने झेंपते हुए कहा, वो कल कमल का फोन आया था, वो छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा है अपने बच्चों के साथ। मोहनलाल जी ने कहा, और तू लग गया मेहमान नवाजी करने, तेरा बेटा छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहा है। क्या फायदा, बच्चे मेहमानों की तरह आते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं। 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू भी गया है शहर उनके घर। रोशन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई, कह तो तू ठीक ही रहा है। जब से शहर गया है बस साल में 1-2 बार अपनी गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने आ जाते हैं। 10 दिन पहले फोन कर देते हैं, हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद मेहमान की तरह चले जाते हैं। रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। नवीन को इन बातों से चिढ़ हो रही थी। वह बोला, क्या चाचा आप भी कमल भैया को बुरा बोल रहे हो। जानते वो कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। मैनेजर, अरे जो अपना घर मैनेज नहीं कर पाया, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वो कंपनी क्या मैनेज करेगा। पढ़ लिख कर पैसों के पीछे अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। मोहनलाल जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। नवीन को उनकी बात बुरी लग रही थी। इधर रोशन जी शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वो बोले, अब जैसा भी है ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। नवीन और उसके पिता के विचारों में कोई मेल नहीं रह गया था। माँ बिमला जी ने नाश्ता बनाया। दोनों नहा धोकर नाश्ता करने बैठे ही थे, तभी बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर दोनों बाहर निकल आए। नई चमचमाती गाड़ी में कमल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रोशन जी के घर की ओर जा रहा था। नवीन बोला, देखा इसे कहते हैं तरक्की, कितनी बड़ी गाड़ी है। मैं अभी कमल भैया से मिलकर आता हूँ। मोहनलाल जी ने कहा, अरे नाश्ता तो करता जा। लेकिन नवीन उनकी बात सुने बगैर रोशन जी के घर की ओर चल दिया। मोहनलाल जी ने कहा, बिमला सुन, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ रहा है। यह भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। बिमला जी ने कहा, कहाँ जरा से बच्चे के पीछे पड़ गए, अभी तो वो 8वीं में पढ़ रहा है। मोहनलाल जी बाहर पेड़ के नीचे खाट बिछाकर आराम करने लगे। बिमला जी अपने काम में लग गईं।
इधर नवीन कमल भैया से मिलकर आया, वह बहुत खुश था। कमल भैया ने उससे कहा, नवीन तू पढ़ लिख कर शहर आ जा, मैं तुझे कहीं न कहीं फिट कर दूंगा। यहाँ गांव में क्या रखा है। नवीन भी बड़ी गाड़ी और शहर में अच्छी सी नौकरी के सपने देखने लगा। 2 दिन बाद कमल तो वापस चला गया, लेकिन नवीन के मन के तार झकझोर गया। वह अब खेत पर नहीं जाता था, बस पढ़ाई करने में लग रहा था। उसे जल्द से जल्द शहर जो जाना था। इधर उसके पिता मोहनलाल जी नवीन को लेकर चिंता में रहने लगे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद नवीन की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह बस शहर जाना चाहता था। वह रोशन जी के घर गया और बोला, चाचा जी मुझे नवीन भैया का नंबर दे दो, उनसे बात करनी है, वो मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे। रोशन जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा जानता है तेरे पिता ठीक कह रहे थे, मैं पिछले 1 साल से बीमार हूँ। कई बार बेटे को फोन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कमल भैया से बात करता हूँ, वो जरूर आएंगे और फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। नवीन ने नंबर लेकर फोन किया। दूसरी तरफ से कमल ने फोन उठाया। कौन? भैया मैं नवीन बोल रहा हूँ, आपके गांव से, वो आपने नौकरी के लिए कहा था। कमल ने कहा, मेरा उस गांव से और गंवार लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ। मेरे पिता ने फोन करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब पूरे गांव में नंबर बांट रहे हैं। आज के बाद फोन मत करना। यह कहकर कमल ने फोन काट दिया। नवीन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके तो सारे सपने टूट गए। वह उदास होकर अपने घर आया। मोहनलाल जी ने कहा, क्या हुआ, हो गई कमल से बात? नवीन ने सारी बात बता दी। यह सुनकर मोहनलाल जी ने कहा, जानता है उसने यह सब क्यों कहा? जब 1 साल पहले वह आया था तो अपना घर और खेत बेचना चाहता था। रोशन ने ये सब बेचने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया और वही गुस्सा उसने तेरे ऊपर निकाल दिया। पैसे की भूख ने उसे अंधा बना दिया। यह सुनकर नीवन को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन पापा इस जमीन को बेचना क्यों चाहते हैं कमल भैया? मोहनलाल जी ने कहा, मैंने रोशन के कहने पर शहर जाकर पता किया था। उसकी नौकरी छूट गई थी। किश्तों पर फ्लैट और गाड़ी ले रखी थी। उसे ही भरने के लिए पैसे चाहिए थे और फिर वो विदेश जाने के चक्कर में था। बाकी बचे पैसों से विदेश में जाकर सेट होना चाह रहा था। वो तो मैंने रोशन को समझाया, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे पीछे भागता रहता और वो नालायक इसे धक्के मारकर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर देता। अब 1 साल से अपने बाप को देखने भी नहीं आया। नवीन के सर से शहर जाने का भूत उतर चुका था। वह मोहनलाल जी के गले लगकर रोने लगा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब यहीं रहकर नए ढंग से खेती करूंगा। जितने पैसे शहर में कमाकर वहीं खर्च करने हैं, उतने तो हमारे खेतों से आ जाएंगे और अपनी मर्जी के मालिक होंगे, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मोहनलाल जी और बिमला जी नवीन की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। मोहनलाल जी ने कहा, चल मेरे साथ रोशन जी के घर चलते हैं, उसका भी तो ध्यान रखना है। उससे कहता हूँ कि मेरा बेटा अब शहर नहीं जा रहा और तेरा भी ध्यान रखेगा। नवीन रोशन जी के घर गया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें लेकर शहर पहुंच गया। वहां उनका अच्छे से इलाज करवाया। कुछ दिन में रोशन जी बिल्कुल ठीक हो गए। नवीन ने अपने दोस्तों को भी शहर जाने से रोका। सबने मिलकर नए तरीके से खेती शुरू की।
कुछ ही सालों की मेहनत से नवीन ने गांव में नया घर बना लिया, बड़ी सी गाड़ी ले ली। अब वो अपने परिवार के साथ रोशन जी के परिवार का भी ध्यान रखता था। कुछ ही दिनों में नवीन की शादी हो गई। आज नवीन और उसके दोस्त गांव में रहकर तरक्की कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे शहर न जाएं। कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। एक कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों न इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए। एकदम निर्मल, शांत और चलायमान पानी को देखा है। पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जा। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता कर कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी नहीं जीत पाएंगे तो शायद हमारा यह देश कभी आजाद ही नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा।
जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात पसंद आ गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। इंसान की कीमत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा, 100 रुपए का। टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको पढ़ाया है। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं,
चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। विश्वास और समर्थन की महत्वपूर्ण कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक युवक और उसके पिता की। गांव में वे एक छोटे से खेती के परिवार से थे। युवक का नाम अर्जुन था और उसका सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारकर उन्हें अच्छी जीवन शैली प्रदान करे। अर्जुन का पिता एक बहुत ही मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति थे, लेकिन उनकी संघर्षों के बावजूद उन्हें कभी कभी समर्थन में कमी महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आया, जिसमें लोगों की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही थीं। अर्जुन के पिता को अपनी दबी हुई बीमारी के लिए इस शिविर में जाने का निमंत्रण मिला। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और वहां गए। उन्हें उच्च रक्तचाप का दिग्गजार किया गया और उन्हें विशेष चिकित्सा उपायों का सुझाव दिया गया। इस दौरान अर्जुन ने अपने पिता के साथ खड़ा होकर समर्थन दिया। उसने उन्हें सहयोग और प्रेरणा दी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि परिवार का समर्थन और सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकता है और समस्याओं को हल कर सकता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जब हम अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों का समर्थन करते हैं, तो हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मेहनत बनाती है असंभव को संभव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है, तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है, उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थीं और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था। उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोग अब बना चुके हैं। तो मित्रों, असंभव तो कुछ था ही नहीं, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलोगे कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा।
तो मित्रों, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। विश्वास और समर्पण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। एक गांव में राहुल नाम का एक युवक था। उसका नाम राहुल का सपना था कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोले ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही उसका परिवार किसी भी तरह की समर्थन कर सकता था। राहुल ने फिर भी अपने सपने की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए। वह रोज सुबह से रात तक मेहनत करता और अपने गांव के लोगों को इस विचार के साथ प्रेरित किया कि शिक्षा का महत्व समझना जरूरी है। धीरे धीरे लोग उसके सपने में समर्थन देने लगे और कुछ लोग उसके साथ खड़े होकर स्कूल खोलने में मदद करने लगे। राहुल ने स्कूल की बुनियाद रखी, जहां गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसकी मेहनत और अदम्य समर्थन ने उसे सफलता तक पहुंचाया। आज उसका स्कूल उस गांव की एक प्रेरणा बन चुका है, जहां हर बच्चा सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे मन में एक सपना है और हम उसे पूरा करने के लिए समर्पित हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर उस सपने को पूरा करने की जागरूकता हो और हम निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहें। इसी से हमारी सफलता का सच्चा मार्ग निर्धारित होता है। इसलिए राहुल की यह कहानी हमें उस आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है, जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में सफल बना सकता है। वह उदाहरण स्थापित करता है कि छोटी सी शुरुआत से भी महत्वपूर्ण बदलाव और समृद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। एक शिकारी की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। निजाम शाह। एक शिकारी की सच्ची कहानी। निजाम शाह। मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं परले दर्जे का मांसाहारी हूँ। मैं रोज जंगल को जाता हूँ और एक आध हिरन को मार लाता हूँ। यही मेरा रोजमर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं, मुझे कोई फिक्र भी नहीं। इसी सबब से हर रोज मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप, पुत्र, कलत्र और प्यारे प्राणों को भी कोई चीज नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हो तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृत्तांत सुन लीजिए। उस वृत्तांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप यह अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज्यादा प्यारा है कि अपना प्राण। अच्छा, अब उस वृत्तांत को सुनिए। मेरे यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने से होती है। एक दिन की बात सुनिए। गर्मी का मौसम था। पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थी और आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज्यादा सुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब बिल्कुल सूख गया है। बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं। पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सुअर वहां पर आता है। वह उस कुंड से पानी भी पीता है और उसमें लौटकर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है। इस वजह से वह पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई,
क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं इस सूअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। वे तो यह चाहते ही थे। उन्होंने फौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई, 8 बज गए। मैंने खाने को खाया, अपनी मामूली शिकारी पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाई और एक भाला और एक पेशकब्ज भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से दुरुस्त होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर मैं बैठ गया। वहां पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूँ। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को झटपट मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं, इसलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही खड़ा रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर पर मुझे आहट मालूम हुई। मैं समझ गया कि वराह महाराज की सवारी आ गई। मेरा यह अनुमान ठीक निकला। तालाब के पास एक गुफा थी। वहीं पर वह सूअर आकर कंदमूल खोद खोद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वह सूअर वहां से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा ही भयानक सांप चढ़ा। सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरे मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ाया। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं और न उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने ही की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा या इस सांप को पकड़कर जमीन में पटकूंगा तो आवाज सुनकर वह सूअर भाग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जैसा मैंने ऊपर कहा है, मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं हैं, जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ से मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच में डाला। अब मुझसे न रहा गया। वहां पर मैंने उसके सिर को इस मजबूती के साथ दबाया कि वह सांप एक ही मिनट में फटक फटक कर वहीं मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर खत्म हो गया। शुकरराज अब तक उस गुफा के पास खोद ही खाद में लगे थे कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ पहुंचा। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जाम्बुवान नंदन पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह आ रहा था। रीछराज की नजर ज्यों ही शेर पर पड़ी त्यों ही आप पर क्वार के महीने की सी जूड़ी चढ़ाई। आपको उस वक्त और कुछ न सूझा। आप कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे ही एक डाल थी। उसी पर वह आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी डाल को अपने अगले पैरों से उसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वह रीछ इतने जोर से कांपता था कि वह उतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो आया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूंगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगा तो यह रीछ फौरन ही मुझ पर हमला करेगा। इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचा।
पहुंचकर उसने अच्छी तरह पानी पिया। वह किनारे पर बैठ गया और अपनी मूछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। यह हालत देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इस बीच में वह सुअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। आहा! वह सुअर था कि हाथी का बच्चा। ऊंचाई में वह कोई 6 फुट था। उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वे इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को भी वह एक ही आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर यह शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे वराहजी तो नहीं अवतार ले आए। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सुअर शेर से नहीं डरते। सुअर के पैने पैने प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सुअर पर हमला करने का साहस नहीं होता था। सुअर को सामने आता देख मेरे शिकारी जोश ने जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में भी मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सुअर को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। यकायक दन की आवाज हुई। सुअर को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुझ पर यह चोट की है। बस एकदम वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज को शूकर राज की कराल दाढ़ों का चबैना हो जाना पड़ा। इधर मेरी गोली के आघात से वराहजी भी स्वर्गलोक को सिधारे। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा भी कांड समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि एक भाला मैं घर से ले आया था और मचान के नीचे ही उसे मैंने सीधा खड़ा कर दिया था। ज्यों ही मेरी बंदूक से गोली छूटी और दन से आवाज हुई, त्यों ही नीचे डाल पर बैठे हुए रीछ ने समझा कि वह उसी पर छोड़ी गई। इससे मारे डर के उसके हाथ से वह डाल जो उसने हाथों से पकड़ रखी थी सहसा छूट गई। रीछ डाल से नीचे गिरा, मगर जमीन पर पहुंचने के पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। जरा देर में उस रीछ का भी काम तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का यह तीसरा कांड भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए आप चाहे मुझे शाबाशी दें, चाहे मेरी सिफारिश करके गवर्नमेंट से विक्टोरिया क्रॉस का पदक दिलावें, मगर अब मैं कभी बंदूक हाथ से न उठाऊंगा। मैंने शिकार करना एकदम छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान को फिर इतने बड़े जोखों में डालूं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।